आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला जाएगा गुजरात के ही अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस मैदान पर, जहां पर अभी तक जो 7 मुकाबले इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर खेले गए उसमें लाल मिट्टी की और काली मिट्टी की पिच हमने यूज होती हुई देखी और उसका क्या नेचर रहा उन 7 मुकाबलों के अंदर वो तो आगे हम पिच रिपोर्ट के अंदर देखेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ चूंकि इसी मैदान पर मिक्स सॉइल की भी पिचेस मिलती हैं और वहां पर फिलहाल तो आईपीएल के दौरान कोई मुकाबला खेला नहीं गया और आखिरी मुकाबला किसी मिक्स सॉइल की पिच पर इस स्टेडियम पर खेला गया था, तो वो था टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, जहां पर इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 250 प्लस का स्कोर बना दिया था। लेकिन सेकंड इनिंग में वहां पर न्यूजीलैंड की टीम को बैटिंग करते हुए मुश्किलें आई थी, उसको आगे हम पिच रिपोर्ट में काफी डिटेल में समझेंगे। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ये फाइनल मुकाबला है तो चाहे आरसीबी की टीम की बात कर लें चाहे गुजरात की टीम की बात कर लें, इनके प्लेयर्स को कैसा एक्सपीरियंस है फाइनल मुकाबला खेलने में टी20 फॉर्मेट में और कैसी परफॉर्मेंसेस ये देते हैं ऐसे प्रेशर मैचेस में, उसको भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ वो सारी डेटा एनालिसिस आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी बेसिस पर अपनी आप स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन तो बना ही पाएंगे काफी शानदार, और काफी सारे रोटेशंस आपको यहां पर मैं समझाते हुए ये भी काफी हद तक क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से प्लेयर किस कंडीशन में रोटेट होकर के आपकी टीम में आएंगे और आपकी मल्टीपल टीमें बनवा पाएंगे। तो शुरू से अंत तक इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि यह मैच अहमदाबाद के मैदान पर खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, और ये जो फाइनल मुकाबला है होगा 31 मई को शाम को 7:30 बजे से। और इस मैदान पर यह भी आपको मैं बता चुका हूं कि 7 मुकाबले इस पूरे आईपीएल के अंदर खेले गए, जिसमें से अगर आप बात करें तो 12 मई का मैच, 3 मई का मैच और 20 अप्रैल का जो मैच था, ये तीनों मुकाबले तो काले मिट्टी की पिच पर खेले गए थे। और इन तीनों ही मुकाबलों में 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती थी और 1 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम गुजरात की जीती थी पंजाब के खिलाफ, और उसमें भी इनको थोड़ी दिक्कतें सेकंड इनिंग की बैटिंग में आई थी। यानी कि क्लियरली काली मिट्टी की पिच पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करना इतना आसान होता है नहीं, और एक्चुअली इन सभी मैचेस में हमने साफ साफ देखा है कि काली मिट्टी की पिच पर स्पिनर्स के लिए सबसे ज्यादा टर्न वो हमने देखा है इन तीनों मुकाबलों के अंदर। लेकिन बाकी जो 4 मुकाबले 17 अप्रैल, 4 अप्रैल को, 30 अप्रैल को और 21 मई को खेले गए, वो मुकाबले खेले गए लाल मिट्टी की पिच पर। हालांकि यहां पर भी लाल मिट्टी की पिच पर भी खास करके आखिरी मुकाबले में मैंने शुरुआत में देखा कि वहां पर बैटिंग करना तो आसान था नई गेंद से, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा बल्ले पर गेंद बहुत अच्छा आ रही थी, लेकिन मिडिल ओवर्स में जाकर के गेंद बल्ले पर फंस करके आ रही थी, खास करके सेकेंड इनिंग के अंदर। तो काफी हद तक ये बात भी क्लियर हुआ कि लाल मिट्टी की पिच अगर आज के इस मैच में मिलती है और अगर वो यूज्ड पिच होती है जिस पर कुछ मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, तब तो पहले बैटिंग करना मोस्ट सूटेबल होगा किसी भी टीम के लिए। लेकिन अगर फ्रेश पिच मिल जाएगी तो लाल मिट्टी की पिच वो पिच होगी जहां पर सेकंड बैटिंग करना किसी भी टीम के लिए ज्यादा इजी होगा, जबकि उसी का ठीक उल्टा आपको काली मिट्टी की पिच पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्कोर कार्ड तो आप यहां पर हर एक मैच का देख ही सकते हैं, बाकी पिच का नेचर काली मिट्टी का और लाल मिट्टी का आपको मैंने काफी हद तक क्लियर कर दिया। लेकिन जो कि मिक्स सॉइल की भी पिचेस यहां पर देखने को मिलती हैं और उस पर कोई मुकाबला इस आईपीएल में खेला नहीं गया, और आपको मैं बता चुका हूं कि उस पर आखिरी मुकाबला कोई खेला गया था मिक्स सॉइल की पिच पर, तो वो था टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। और जो मिक्स सॉइल की पिचेस यहां पर होती हैं वहां पर भी कुछ उसी तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती है कि पहले बैटिंग करना वो ज्यादा आसान होता है, सेकंड इनिंग में अगर ओस आती है तब तो बैटिंग करना थोड़ा सा आसान हो सकता है, जिसके चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आज के इस मैच में मिक्स सॉइल की भी पिच पर कोई भी टीम यहां पर पसंद करेगी नहीं। तो देखना पड़ेगा कि किस पिच पर आज का मैच होगा, उसका अपडेट आपको मैं टॉस के बाद बता दूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी अगर आप देखें कि पिछले इन 7 मुकाबलों में जो स्पिन को केवल 22 विकेटें मिली हैं, उसमें से भी 17 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर मिली हैं। ये जानना काफी जरूरी था, जो कि स्पिनर्स का रोल यहां पर पहली इनिंग में चाहे काली मिट्टी की पिच हो चाहे लाल मिट्टी की पिच हो बिल्कुल भी आपको बनता दिखाई पड़ेगा नहीं। लेकिन तेज गेंदबाजों को टोटल 77 विकेटें मिली हैं, 41 पहले इनिंग में, 36 सेकंड इनिंग में। और पिछले अगर 14 मैचेस में जाएं, ये तो पिछले 7 मैचेस के रिजल्ट्स आप देख रहे हैं जिनका स्कोर कार्ड आपके सामने, इसमें 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम में भी मैचेस जीती हैं। लेकिन पिछले 14 मैचेस में जाकर अगर आप देखें तो 10 बार यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। तो जनरली यहां पर पहले बैटिंग करना ही किसी भी टीम के लिए एक प्रेफर्ड ऑप्शन होता है। लेकिन चूंकि ये एक फाइनल मुकाबला है और उसमें प्रेशर काफी तगड़ा होता है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है सबसे पहले यहां पर आरसीबी के खिलाड़ियों के पास। तो वेंकटेश अय्यर के 3 फाइनल मैचेस में टी20 टूर्नामेंट्स के 119 रन है, 59 का एवरेज है, चूंकि एक बार नॉट आउट होते हैं। जबकि वहीं पर विराट कोहली का भी नंबर 8 मैच में 344 रनों का है, 49 का बैटिंग एवरेज है। जबकि एक बार फाइनल मुकाबला खेले हैं देवदत्त पद्दिकल, वहां पर केवल 2 रन बना करके आउट हो चुके हैं। जबकि रजत पाटीदार के आंकड़े 2 मैच में 107 रनों के हैं, जहां पर एक ही बार आउट हुए हैं, तो 107 का ही एवरेज भी है। जबकि कुणाल पांड्या कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, टीम डेविड भी फाइनल मैचेस में ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाते। जितेश शर्मा के 3 मैच में केवल 62 रन है, और इवन भुवनेश्वर कुमार के 5 फाइनल मुकाबले में केवल 2 विकेट है। ये चीज ध्यान देना काफी जरूरी है। बाकी जेकब डफी के 2 मैच में केवल 1 विकेट है। लेकिन जैसे ही कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आपको दिखाई पड़ेगा वो तो फाइनल मैचेस के चैंपियन होते ही हैं। 5 मैच में इनके 10 विकेटें हैं,
और साथ ही साथ रिचर्ड ग्लीसन के आंकड़े आपको थोड़ा ठीक दिखाई पड़ेंगे, जो कि मुझे यहाँ पर खेलते हुए तो दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन कम से कम जो प्लेइंग 11 आज के इस मैच में बनेगी उसमें कंसर्निंग कुछ बातें हैं, जिसमें विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर तो बेहतर हैं, इवन रजत पाटीदार भी काफी बेहतर दिखाई पड़ता है, लेकिन बॉलिंग में केवल हेजलवुड वो नाम है जो कि प्रेशर मैचेस में फाइनल मुकाबलों में जाकर के परफॉर्म कर पाता है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार या जेकब डफी वो कुछ खास कमाल अभी तक कर नहीं पाए हैं। और वहीं पर बात करें गुजरात की टीम का और इनके प्लेयर्स के एक्सपीरियंस का जो कि टूर्नामेंट के फाइनल मैचेस में रहा है, उसमें चाहे गिल की बात करें, चाहे साई सुदर्शन की बात कर लें, बैटिंग एवरेज इनका फाइनल मैचेस में 40+ का होता है, लेकिन वहीं पर जोस बटलर के 6 मैच केवल 150 रन है और एक मैच में निशांत सिंधु के 31 रन है। और वहीं पर वाशिंगटन सुंदर के आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही खराब हैं। और बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो कगिसो रबाडा और राशिद खान फाइनल मैचेस में काफी बेहतर करते हैं, और वहीं पर रवि साई किशोर के भी आंकड़े काफी बेहतर हैं। तो ओवरऑल काफी हद तक कंडीशंस ऐसी हमने देखी है जो पिच के ऊपर, उसको समझने के बाद जो हम यहाँ पर प्रेशर मैच में और स्पेसिफिकली किसी फाइनल मैच में जो T20 टूर्नामेंट का होता है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो काफी हद तक बेंगलुरु की टीम की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है बैटिंग में, और वो तो दोनों टीमें काफी हद तक बराबर ही दिखाई पड़ रही है, लेकिन बॉलिंग में गुजरात की टीम थोड़ा सा आगे जाती हुई दिखाई यहाँ पर पड़ रही है। लेकिन उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी देखना, जैसा आपको मैंने पिच रिपोर्ट में बताया था कि किस पिच पर आज का मैच होगा, उसका अपडेट आपको मैं टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कर ही दूंगा। और जिस पिच पर भी मैच हो वो यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है वो जानना भी काफी जरूरी है। तो ओवरऑल जो पिच रिपोर्ट का कंक्लूजन आएगा वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आएगा इस फाइनल मैच का टॉस होने के बाद, तो जाकर के उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपके सामने है गुजरात टाइटंस का प्रोबेबल लाइनअप जो पिछले मैच में खेला भी था, जहां पर मोहम्मद सिराज और राहुल तेवतिया एक दूसरे की जहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सब्स्टिट्यूट हुए थे, और रवि साई किशोर भी पिछला मैच खेले थे लेकिन इनसे बॉलिंग कराया नहीं गया। और पिछले मैच में जो एक्चुअल में बॉलिंग हुई थी उसको अगर आप देखें तो मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा ये तो आपको प्रॉपर पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, और उसमें भी जो मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा है पावर प्ले में 2-2 ओवर तो मिनिमम करते दिखाई पड़ेंगे, और बाकी 1-1 ओवर पावर प्ले में कभी प्रसिद्ध कृष्णा भी कर देंगे और कभी आकर के जेसन होल्डर भी कर देंगे, और कभी कभार जरूरत पड़ने पर, हालांकि वाशिंगटन सुंदर पिछले 5 मैच केवल 2 ही बार बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं, तो सुंदर को तो फिर भी अगर आप गेम से निकाल दें, राशिद खान अगर ठीक ठाक बॉलिंग कर पाते हैं तब तो इनसे 4 ओवर कराए जाएंगे। हालांकि ये देखने को मिला इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो इस मैदान पर तो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। पिछले मैच भी इनकी जम के पिटाई हुई थी, और उसके बाद पिछले करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें इस IPL के पहले के, तो वो भी आपके सामने है। गुजरात के प्लेयर्स का वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा यहाँ पर रिसेंट फॉर्म की, और गुजरात के प्लेयर्स ने इस टूर्नामेंट के अंदर जो भी परफॉर्मेंसेस दी हैं उसके बेसिस पर कौन से प्लेयर बेस्ट रहेंगे आपकी टीम में आने के लिए और कौन कितने बेहतर फॉर्म में है वो जानना ज्यादा यहाँ पर आपके लिए मुश्किल है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो गुजरात की टीम है ना, ये टॉप हैवी टीम है। बैटिंग ऑर्डर में इनके जो तीनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स है वो कमाल करते दिखाई पड़े पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और पिछले मैच में तो सुमन गिल ने सेंचुरी भी लगाई थी, साई सुदर्शन ने हाफ सेंचुरी लगाई थी, और साई सुदर्शन शायद इतिहास के वो ऐसे पहले प्लेयर बने हैं जो बिल्कुल सिमिलर टाइप में एक ही एक्शन में आउट होते दिखाई पड़े पिछले दोनों मैच में, और वो भी हिट विकेट। और इनकी बाईं हाथ से जो दाहिना हाथ इनका होता है बॉटम हैंड, उससे बल्ला छूटा है शॉट खेलते टाइम और जाकर के स्टंप पर लगा है। हालांकि उसके पहले इन्होंने 58 रन की पारी पिछले मैच में खेल दी थी। बाकी वाशिंगटन सुंदर वो नाम रहे जो कभी नंबर 3 पर तो कभी नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्होंने अच्छे खासे कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं। हालांकि राहुल तेवतिया भी बीच में एक हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। निशांत सिंधु की बैटिंग उतनी खास अभी तक आई नहीं है। तो ऊपर के टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स के अलावा कोई बेस्ट अगर है इस टीम के अंदर, तो मेरे हिसाब से वाशिंगटन सुंदर है, जिनको ट्रम्प प्लेयर के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप किसी भी टॉप ऑर्डर के बैटर को ड्रॉप करते हैं तो। वरना ऊपर के तीनों ही खिलाड़ी जो एज ए बैटर खेलते हैं वो मोर देन इनफ है। और बॉलिंग की अगर हम बात करें तो जेसन होल्डर को लेकर के तो कोई दिक्कत है नहीं, खास करके जो इनके पास हाइट है, और जो कि सामने टीम है बेंगलुरु की टीम, उनके पास जो एवरेज हाइट के बैटर्स हैं उनके लिए काफी दिक्कत है। चाहे होल्डर की बात करें वो भी पेश करेंगे, कगिसो रबाडा की बात करें ये भी पेश करेंगे, और एक्चुअली आगे आप प्लेयर बैटल में भी देखेंगे ना, RCB के बैटर्स के जो नंबर्स हैं इन दोनों ही लंबे कद के बॉलर्स के खिलाफ उतने अच्छे हैं नहीं, और स्पेसिफिकली वहां पर जहां पर पेस वेरिएशन काफी मदद देती है ऐसे गेंदबाजों को। जबकि राशिद खान का अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो बहुत ही बुरी तरह से बीच बीच के कुछ मैचेस में ये पीटे हैं। पिछले 4 मैच में केवल एक मुकाबला ऐसा गया है जो कि इनके लिए बेहतर रहा है, जहां पर इन्होंने 3 विकेट लिए हैं। बाकी 3 मैचेस में काफी जम के पीटे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मोहम्मद सिराज बॉलिंग तो लगातार बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ वही दिक्कत है कि 4 ओवर करेंगे तो कोई 1-2 ओवर बेहतर कर जाएंगे, बाकी अगले 2 ओवर खराब कर जाएंगे। तो विकेट ये कितना लेकर के देंगे वो कहना काफी मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा भी वही उसी तरीके की बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन जैसी पिचेस यहां पर देखने को मिलती है उसके लिए कोई सूटेबल बॉलर यहां पर कोई तीसरा
बेस्ट रहेगा तो मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा ही होंगे। लेकिन एक जो चीज़ आपको ध्यान देने वाली रहेगी वो ये रहेगी कि प्रसिद्ध कृष्णा अगर प्लेइंग 11 के अंदर प्रॉपरली मेंशन्ड हैं तभी आपके टीम के लिए बेस्ट होंगे, वरना कई बार ऐसा होता है कि जरूरत पड़ने पर इनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ट्राई नहीं करेंगे ये लोग और कोई स्पिनर या लेकर के आ जाएंगे या कोई बैटर लेकर के आ सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रसिद्ध कृष्णा को लेना तो जरूर है होल्डर और कागिसो रबाडा के साथ, लेकिन तभी अगर ये प्रॉपर प्लेइंग 11 में हो, वरना रबाडा और होल्डर के अलावा बाकी टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स तो आपके लिए बेस्ट हैं ही। और उसके अलावा राशिद खान को भी अगर काली मिट्टी की पिच आज के इस मैच में मिलती है तो राशिद खान को भी आप पिक कर सकते हैं रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर, चाहे वो बेहतर फॉर्म ना हो तो भी, क्योंकि काली मिट्टी के पिच पर इनको हेल्प यहां पर मिलती दिखाई पड़ेगी। आगे आते हुए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो वही टॉप ऑर्डर के जो तीनों बैटर्स हैं उसमें अगर आप साई सुदर्शन के नंबर्स देखें तो बेंगलुरु के खिलाफ काफी एवरेज है, 7 बजे केवल 150 रन है, 25 का एवरेज है। और इवन शुभमन गिल के भी नंबर्स उतने बेहतर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, केवल 28 का एवरेज है। लेकिन ओवरऑल इनिंग के हिसाब से देखेंगे तो साई सुदर्शन बेंगलुरु के खिलाफ पहली इनिंग में, जबकि शुभमन गिल सेकंड इनिंग में बेहतर करते रहे हैं, जबकि जोस बटलर के आंकड़े काफी बढ़िया हैं। और इसी वजह से चूंकि इस बेंगलुरु की टीम की जो बॉलिंग है जिसमें हेजलवुड भी हैं, भुवनेश्वर कुमार भी हैं, काफी कमाल कर रहे हैं फिलहाल रिसेंट टाइम में, तो यहाँ पर जो टॉप ऑर्डर है उसमें से किसी भी एक बैटर को, और स्पेसिफिकली इनिंग के हिसाब से जो भी आपको ने गिल और सुदर्शन के नंबर्स बताए उसके हिसाब से किसी एक को ड्रॉप करके आप सुंदर को लेके जा तो सकते हैं, हालांकि उनके भी नंबर्स कुछ खास अच्छे हैं नहीं। राहुल तेवतिया के नंबर्स अगर आप देखें बेंगलुरु के खिलाफ बहुत अच्छे हैं, 12 में से 278 रन है, 55 का एवरेज है। और बॉलिंग में तो होल्डर के लेकर के आपको मैंने क्लियर कर ही दिया था, और इवन रबाडा को लेकर के भी किए, दोनों के दोनों काफी लीथल ऑप्शन रहेंगे इस पूरी बेंगलुरु की टीम के खिलाफ। और इवन बाकी जो ऑप्शन उसमें से मोहम्मद सिराज के 4 मैच में 5 विकेट हैं, राशिद खान के बेंगलुरु के खिलाफ 19 मैच में 19 विकेट हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के भी 12 मैच में 10 ही विकेट है। और रावी साई किशोर या कुलवंत खेजुरलिया या बाकी कोई अगर बॉलर खेलता है जिसमें अरशद खान एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकते हैं, एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर अगर आप खेलते हैं तो इनके भी देखें तो 3 मैच 15 रन है, 5 विकेट हैं, तो अगर खेलेंगे तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट होंगे कागिसो रबाडा और जेसन होल्डर के साथ, जिनको अपनी टीम में लेके जा पाएंगे बाकी 3 बैटरों के अलावा। बाकी इस मैदान पर जो कि होम ग्राउंड है इन गुजरात के प्लेयर्स का, यहाँ पर तो ये लोग डोमिनेट करते हैं, टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स का बैटिंग एवरेज यहीं पर देखें तो 40 और 50 के ऊपर का है। और उसके अलावा बॉलिंग में जेसन होल्डर और इवन राशिद खान का भी यहाँ पर खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जबकि रबाडा के 18 मैच में 26 विकेट है और यहीं पर प्रसिद्ध कृष्णा के भी 15 मैच में 25 विकेट हैं। और बाकी खिलाड़ियों के भी आंकड़े देखें तो अशोक शर्मा यहाँ पर काफी बेहतर करते दिखाई पड़े हैं, अरशद खान की यहीं पर 7 मैच 30 रन है, 6 विकेट हैं। तो ओवरऑल ये तो आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूँ कि कौन से 5 बेस्ट ऑप्शन है इस अगर हम बात करें गुजरात की टीम की तरफ से, और उनमें से किसी एक बैटर को किसी कंडीशन के हिसाब से इनिंग के बेसिस पर, पहली इनिंग और सेकंड इनिंग के बेसिस पर ड्रॉप करके, जो पीछे आपको ने हेड टू हेड के आंकड़े दिखाए ना बेंगलुरु के खिलाफ गुजरात के प्लेयर्स के, उसके बेसिस पर वाशिंगटन सुंदर को भी पिक कर सकते हैं या कोई एक्स्ट्रा बॉलर भी पिक कर सकते हैं, वो चीज़ आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। बाकी प्लेयर बैटल अगर आप देखने जाएं तो एक बात तो क्लियर है कि जो गुजरात की टीम है स्पिन बहुत अच्छा खेलती है और इवन इनको बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर कोई खास दिक्कत होती नहीं, जो कि सामने की टीम में है भी नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो शुभमन गिल एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जिनको काफी हद तक बनी बना करके आउट करते हैं। भुवनेश्वर कुमार 79 गेंद पर 80 रन देकर के 6 बार आउट कर चुके हैं, तो यही एक रिस्क रहेगा। हालांकि ये सुयश शर्मा और हमारे सेफर्ट पर भी सस्ते में आउट हो चुके हैं। हालांकि इंटरेस्टिंगली ये जोश हेजलवुड को फिर भी बेहतर खेल गए हैं। और वहीं पर साई सुदर्शन की बात करें तो ये भुवनेश्वर कुमार को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन हेजलवुड पर काफी खराब खेले, 21 गेंद पर 28 रन बना करके 2 बार, कुणाल पांड्या पर 1 बार और 1 बार जेकब डफी पर भी आउट हो चुके हैं। तो स्विंग बॉलिंग इनको परेशान करती है। तो लाल मिट्टी की पिच अगर मिल गई तो मेरा मानना है कि आरसीबी की टीम फेवरेट रहेगी। और वहीं पर जोश बटलर की बात करें तो ये हेजलवुड को बहुत ही शानदार खेले हैं, लेकिन भुवनेश्वर के 111 गेंद पर 123 रन बना करके 9 बार आउट हो चुके हैं। और बाकी कोई भी बॉलर हो सभी को भुवनेश्वर कुमार के अलावा हेजलवुड ने काफी बढ़िया फेस किया है। और उसके अलावा निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया, उनके भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो आपको वही स्विंग बॉलर, चाहे वो जेकब डफी हो चाहे हेजलवुड हो, वो तो डोमिनेट करते दिखाई पड़ेंगे। भुवनेश्वर कुमार भी दिखाई पड़ जाएंगे। स्पिन ऑप्शन निश्चित तौर पर गुजरात की टीम के खिलाफ उतना काम करता नहीं, जो कि सामने की टीम में है भी नहीं। हालांकि कुणाल पांड्या जैसा बॉलर या अगर खेलते हैं तो सुयश शर्मा भी हैं, उसमें से कुणाल पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके की बॉलिंग आजकल करते हैं, मीडियम पेसर भी बन जाते हैं, कभी कभार बीच में बाउंसर्स भी कर जाते हैं, और बैटिंग तो काफी शानदार कर ही रहे फिलहाल कुणाल पांड्या रिसेंट टाइम में, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन होंगे। लेकिन बाकी जो पूरा लाइनअप खेलता हुआ दिखाई पड़ेगा आज के इस मैच में, मोस्ट प्रोबेबली वो आपके सामने है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा ये लोग यही करेंगे, या तो जेकब डफी या जोश हेजलवुड, जिसके चांसेस मुझे तो नहीं दिखाई पड़ते, किसी एक को ड्रॉप करके सुयश शर्मा को लेकर के आएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसके चांसेस बहुत कम है। बाकी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपके सामने जो बेंच के नाम है उनको भी आप देख सकते हैं। फिलिप साल्ट आज के इस मैच में अभी भी कोई कंफर्मेशन है नहीं कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर फिट हो जाएंगे तो खेल सकते हैं। और उस कंडीशन में तब या तो जेकब डफी को या तो हमारे सेफर्ड में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा टीम को, और वेंकटेश
अय्यर भी तब आकर के नीचे बैटिंग करेंगे, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। बाकी पिछले मैच में जो बॉलिंग हुई थी स्टिंग की तरफ से, जिसमें अगर जेकब डफी, भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड ये तीनों खेलते हैं तो पूरे 4-4 ओवर की प्रॉपर बॉलिंग करेंगे, पावर प्ले की भी और डेथ ओवर की भी बॉलिंग, यही तीनों आपको करते दिखाई पड़ेंगे। इसमें रसिक डार मिडिल ओवर में और एक ओवर आकर के डेथ में कर देंगे। बाकी कुणाल पांड्या को भी जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी बॉलिंग करेंगे, वरना शायद ज़्यादा इनसे आज के इसमें जो बॉलिंग कराया ना जाए, और हमारे सफर भी जरूरत पड़ने पर एक आध ओवर कर सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े भी बेंगलुरु के प्लेयर्स के अगर आपको देखने हैं तो आप वीडियो को रोक करके यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखने आए तो यहाँ से बेंगलुरु की टीम की तरफ से भी प्लेयर्स पिक करने में ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली है नहीं, क्योंकि विराट कोहली तो सभी की टीम में होंगे और साथ ही साथ वेंकटेश अय्यर ने जैसी बैटिंग की है खास करके पिछले 2-3 मुकाबलों में, वो इनको काफ़ी अच्छा ऑप्शन बना तो देती है। और साथ ही साथ पीछे आपने नंबर्स में देखा भी था कि फाइनल मुकाबले ये बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर ये ओपन करते हैं तो ही ये एक बेटर ऑप्शन होंगे आज के इस मैच में, और ओपन करेंगे इसके लगभग पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर फिलिप साल्ट खेल जाएंगे तो फिलिप साल्ट के नंबर्स आप यहाँ पर देखें रिसेंट फॉर्म को, जो कि काफ़ी बेहतर हैं। हालांकि इनको फिर भी मैं पिक नहीं करूंगा अपनी टीम में, लेकिन तब उस कंडीशन में चूंकि वेंकटेश अय्यर तब नीचे आ जाएंगे बैटिंग करने के लिए, तब ना तो वेंकटेश अय्यर ना तो फिलिप साल्ट उतने बेटर ऑप्शन होंगे। तब आपके पास देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार का दो और बेटर ऑप्शन मौजूद हैं। और रजत पाटीदार तो स्पिन बहुत ही कमाल खेलते हैं, और पिछले मैच क्या कमाल की 93 रन की पारी इन्होंने खेली थी, नॉट आउट रहे तो इनको वैसे भी ड्रॉप नहीं कर सकते। और जब फिलिप साल्ट प्लेइंग 11 में खेलेंगे और वेंकटेश अय्यर को भी तब अपनी टीम में लेके जा नहीं पाएंगे, तो उस कंडीशन में आपके लिए कुणाल पांड्या का एक बहुत अच्छा ट्रम्प ऑप्शन मौजूद है। हालांकि इस मैदान पर इनको मैं प्रेफर करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पर आप रोटेट करके अपनी टीमों में लेके जा सकते हैं। ये भी काफी शानदार फॉर्म में रहे, खास करके पिछले 2 मुकाबलों में। और बॉलिंग में तो कोई डाउट ज्यादा है नहीं, भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी और हेजलवुड और इवन रसिक डार। उसमें हेजलवुड की अगर बात करें इंटरेस्टिंगली, वो तो बहुत ही खराब ओवर्स इनके गए हैं पिछले कुछ लगातार मुकाबलों में, काफी ज्यादा रन इन्होंने कंसीड किए हैं, विकेटें भी कभी कभार एक आध विकेट निकाल करके दे पा रहे हैं, लेकिन उसमें भुवनेश्वर कुमार और रसिक डार ने तो कंसिस्टेंटली शानदार विकेटें निकाल करके दी हैं। जेकब डफी खेलेंगे तो वो भी पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे, वरना हेजलवुड चूंकि ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर हैं तो निश्चित तौर पर फाइनल मैच में आप किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को ड्रॉप कर नहीं पाके, तो मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार और साथ ही साथ यहाँ पर जोश हेजलवुड बेटर ऑप्शन है। लेकिन रसिक डार को भी तभी आप पिक कर सकते हैं अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हो, और वही सेम चीज यहाँ पर जेकब डफी के साथ भी अप्लाई आपको करनी है। तो रिसेंट फॉर्म और उसकी बेसिस पर कौन से बेस्ट प्लेयर्स होंगे ये जान लेने के बाद अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो गुजरात के खिलाफ तो वैसे विराट कोहली के आंकड़े कमाल के हैं, 9 मैच में 7 ही बार आउट हुए, 503 रन है, तो इस वजह से 71 का एवरेज है। जबकि वेंकटेश अय्यर के आंकड़े और इवन पडिक्कल के भी आंकड़े अगर आप देखें तो बहुत ही एवरेज है, वो भी 10 मैचेस में 20 का एवरेज है, तो अच्छा खासा सैंपल साइज है। लेकिन रजत पाटीदार बेहतर खेले हैं, वहीं पर कुणाल पांड्या के आंकड़े भी ऑन एन एवरेज ठीक ठाक से हैं। और बाकी बॉलिंग में देखें तो भुवनेश्वर कुमार के 8 मैच 14 विकेटें हैं, जेकब डफी की एक ही मैच में 3 विकेटें हैं। हालांकि हेजलवुड के 6 मैच केवल 5 विकेट है, जबकि वहीं पर रसिक डार के 4 मैच 5 विकेट है। और बाकी बॉलर्स या बैटर्स के भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद वेन्यू के नंबर्स देखें तो इस मैदान पर तो ही वेंकटेश अय्यर काफी कमाल करते रहे हैं, 3 मैच में 146 रन, 73 का एवरेज है। हालांकि एक बार नॉट आउट होते हैं, इस वजह से 73 का एवरेज आपको दिखाई पड़ेगा। बाकी विराट कोहली का बैटिंग एवरेज यहीं पर 38 का है, और इवन पडिक्कल और पाटीदार भी इस मैदान पर काफी बेहतर खेले हैं। और बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार का डोमिनेशन इस मैदान पर रहा है। रोमारियो सेफर्ट ने भी 3 मैच 3 विकेट ले रखे हैं, लेकिन हेजलवुड हो गए, रसिक डार इस मैदान पर खेले नहीं है, और डफी के भी इस मैदान पर 2 मैच में कोई विकेट नहीं है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है। हालांकि आपको मैंने फाइनल मैचेस के एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये बात तो क्लियर करी है कि बॉलिंग में काफी हद तक आगे निकलती दिखाई पड़ रही है गुजरात की टीम, और वही बॉलिंग का पर्सपेक्टिव जो कि बेंगलुरु का फाइनल मैच में कमजोर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन काफी बड़ी चीजें होंगी, एक लाल मिट्टी की पिच या काली मिट्टी की पिच, उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। बाकी प्लेयर बैटल अगर आप देखने जाएं तो एक तो ये जो बेंगलुरु की टीम है स्पिन में खास करके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग या राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग उतना बेहतर खेलती दिखाई पड़ती है। राशिद खान भी परेशान कर सकते हैं, और राशिद खान के भी आंकड़े अगर आप देखें तो चाहे वो वेंकटेश अय्यर के खिलाफ बात करें तो 31 गेंद पर 33 रन देकर के एक बार आउट कर चुके हैं। हालांकि वेंकटेश को ही होल्डर और साथ ही साथ कगिसो रबाडा ये दोनों परेशान करते हैं, जिसमें अरशद खान पर भी सस्ते में आउट हो चुके हैं। तो स्पिनर्स तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न है नहीं गुजरात के बेंगलुरु के टीम के खिलाफ, लेकिन काली मिट्टी की पिच होगी तो राशिद खान डोमिनेट कर सकते हैं। बाकी वही जेसन होल्डर, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध किसी न कहीं कहीं पर तो कहीं कहीं पर आपको अरशद खान दिखाई पड़ जाएंगे। यही कुछ कॉमन बॉलिंग ऑप्शंस है जो कि आपको मैंने रिसेंट फॉर्म के टाइम पर ही बता दिया था, जब गुजरात की टीम को हम एनालाइज कर रहे थे, वही सारे लोग आपको डोमिनेट करते दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ तक आते आते एक बात तो ये क्लियर हो रही है कि गुजरात की टीम
मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर कंडीशन में दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच को जीतते हुए। लेकिन आरसीबी की टीम को भी अगर लाल मिट्टी की पिच मिल गई तो मेरे हिसाब से वो भी टीम काफ़ी हद तक बेहतरीन है। जैसी उनके पास बॉलिंग है, खास करके स्विंग बॉलिंग, तब वो जाकर के डोमिनेट करते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड उसी पर करेगी कि किस इनिंग की बैटिंग होगी किस टीम की और कैसी पिच आज के इस मैच में मिलेगी। उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस की बात कर दूंगा। यहीं पर आपको फाइनल कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा। तो शुरू से अंत तक ये पूरा वीडियो देख करके अपनी टीम आप बना भी सकते हैं, कॉम्बिनेशन कई सारी, और बाकी फाइनल कॉम्बिनेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पर लिंक है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।